तो आज बच्चों हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और वेपर डेंसिटी की बात करेंगे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और वेपर डेंसिटी, इसके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात करूं, इसके पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसेक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ पढ़ लिए हैं। लेकिन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कौन दिया था? रीचर दिए थे, रिचटर लिखते हैं। रिचटर वाज द साइंटिस्ट हु प्रोपेगेटेड दिस लॉ which is called the law of reciprocal proportion, which is called as law of reciprocal proportion। इसमें क्या लिखोगे कि when two elements, लिखने की ज़रूरत आप लिखें उसको, when two different element combine with the fixed mass of third element, when two different elements combine with the fixed mass of a third element, the proportion in which they do so will be the same as or same multiple of proportion in which they combine with each other। मैं लिख दूं when two different elements combine with the fixed mass of a third element, the proportion in which they do so will be the same as or some multiple proportion in which they combine with each other। अब आप कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया, आप यही बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया। तो मान लो कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग हाइड्रोजन से संयोग करके, कार्बन एंड ऑक्सीजन अलग अलग हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, और क्रमशः मीथेन और H2O बनाते हैं। CH4 में देखोगे कि भार के विचार से कार्बन के 12 ग्राम हुआ इसका, तो 12 पार्ट हाइड्रोजन के 4 पार्ट से रिएक्शन करता है। और H2O में भार के विचार से देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2 ग्राम हाइड्रोजन या 2 पार्ट बाय हाइड्रोजन, 16 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जिसके चलते क्या हो गया कि अतः हाइड्रोजन के एक भाग से संयोग करने वाले कार्बन और ऑक्सीजन के भार क्रमशः क्या हो जाएंगे? 3:8 हो जाएंगे। देखिए फिर इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना? 16, कार्बन का कितना हो गया? 12। कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, यहाँ क्या बनाया? CH4, यहाँ क्या बनाया? CO2। यहाँ देखोगे कितना, इसका 12 और ये कितना हो गया? 4, यानी 3:1 का रेशियो है। और यहाँ देखोगे कितना? 12/32, यहाँ कितना हो गया? 3:8 का रेशियो है। अब यहाँ अगर ये H2O बना रहे हैं तो H2O में कितना हो जाएगा? H2O अगर बना रहा है तो यहाँ 2/16 यानी कितना हो गया? 1/8 हो गया। अब मान लो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, क्या बनाया? CO2, तो यहाँ कितना हो गया? 12/32। ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, यहाँ क्या बनाया? CH4, यहाँ कितना हो गया? 12/4। अब देखो ये 12-12 तो फिक्स है दोनों का, इनके बीच का रेशियो कितना है? तो यहाँ देखो ये कितना कि ये कितना हो गया? 12/32 और ये कितना हो गया? 12/4। इनके बीच का रेशियो कितना हो गया? 4:32, यानी कितना हो गया? 1:8। तो ये कितना हो गया? H2O जो बना इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:8 का रेशियो हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, ये कहलाएगा लॉ ऑफ
reciprocal proportions. They are reciprocally related to each other or they are showing in a very multiple ratio. अब आए वेपर डेंसिटी में, ये भी थोड़ा लेंदी चीज़ है लेकिन इससे भी क्वेश्चन बनते हैं वेपर डेंसिटी से। अब वेपर डेंसिटी समझाने के लिए हम लोग कहते हैं कि वेपर डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टांस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी समझने के लिए आपको यहाँ एक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। ये आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आगे की कक्षा में आप पढ़ेंगे कि सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर पे PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से आप निकाल दो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया N/V RT। N/V को आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो वेट बाय मॉलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम इंटू R इंटू टी। अब यहाँ देखो वेट बाय वॉल्यूम को डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो ये वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी हो गया, तो P इज इक्वल टू DRT/m। अब यहाँ से डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर डेंसिटी की वैल्यू निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द आइडियल गैस, डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया P इंटू m/RT। अब देखो R फिक्स है, T फिक्स है, प्रेशर भी फिक्स है, डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सर्टेन गैस और वेपर डिवाइडेड बाय हो गया वेट ऑफ सेम मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ आप कर सकते हैं क्या हो जाएगा कि ये मॉलिकुलर मास, अगर मान लो 22.4 लीटर लिखें तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1, तो वेपर डेंसिटी ये इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2, या लिख सकते हैं मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब देखिए इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, आपसे अगर पूछे क्वेश्चन कि सपोज दैट वेपर डेंसिटी ऑफ एन, ये सब आईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेपर डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस X इज 2.5 with respect to oxygen. What is the vapor density? What is vapor density and molecular mass of X? तो यहाँ देखो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस X विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अगर D मान लें, और वेपर डेंसिटी और वाइल वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ठीक है, ये अगर हम D मान लें तो यहाँ से क्या हो गया वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2.5 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 16। ये डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो गया 40 वेपर डेंसिटी हो गया। अब मॉलिकुलर वेट कितनी हो जाएगी 2 इंटू वेपर डेंसिटी यानी 2 इंटू 40, इसका आंसर कितना आएगा 80। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें ये भी किसी इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, दूसरा क्वेश्चन है कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस X रिलेटिव टू बाई इज 1 एंड द डेंसिटी एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ Y and vapor density of Y relative to oxygen is 2.5. Find out vapor density and molecular mass। तो यहाँ देखो ये मान लेते हैं x का, तो x का कितना हो गया dx, ये 1.5 है सॉरी, तो ये कितना हो गया 1.5 इंटू डेंसिटी ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1। अब इससे हमको, अब इसके ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अगर हम निकालें तो डेंसिटी ऑफ y हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1, और डेंसिटी ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कितना 2.5 इंटू डेंसिटी ऑफ O2, तो 2.5 इंटू कितना कर देंगे 60
16 चूँकि 32 डिवाइडेड बाई 2 तो 16, तो ये कितना हो गया 2.5 इंटू 16 तो 60, तो मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120। अब देखिए एक और आईआईटी में क्वेश्चन पूछा, ये आईआईटी का क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन है, ये कहता क्या है कि वेपर डेंसिटी ऑफ ए वोलाटाइल सबस्टांस, वेपर डेंसिटी ऑफ ए वोलाटाइल सबस्टांस इज 4 विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कितना है 4, तो व्हाट इज मॉलिकुलर वेट, व्हाट विल बी द मॉलिकुलर वेट। अब यहाँ क्या करोगे इसको कि वेपर डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे 4 इंटू इसका वेपर डेंसिटी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाई 2 16, तो यहाँ 64 हो गया। मॉलिकुलर मास निकालेंगे तो कितना हो गया 64 इंटू 2 128, दैट विल बी द आंसर। अब देखिए आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वेपर डेंसिटी और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, दिमाग को हमेशा आराम देने की ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि उसे आराम नहीं देना चाहिए, उसे आराम नहीं बदलाव चाहिए, और बदलाव का सही इस्तेमाल होना चाहिए। थैंकिंग यू ऑल। आप